सब कुछ पहले की तरह सामान्य होने लगा था। एक सप्ताह से जिन दफ्तरों में काम बंद था वे खुल गए थे। सड़कों पर आवाजाही पहले की तरह सामान्य होने लगी थी। तेज रफ्तार दौड़ने वाली गाड़ियां टूटी फूटी सड़कों पर रेंगती सी नजर आ रही थीं। सड़क किनारे आकर फिर से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए दुकानें सजाने लगे थे। रोज कमाकर खाने वाले मजदूर व घरों में काम करने वाली महरियां फिर से रास्तों में नजर आने लगी थीं। आखिर क्या हुआ था उस तूफानी रात को? पिछले दिनों चेन्नई में चक्रवाती तूफान ने जो तबाही मचाई उसका मंजर सड़कों व कच्ची बस्तियों में अभी नजर आ रहा था। अभी भी कई जगहों में पानी भरा था। एयरपोर्ट बंद कर दिया गया था। पिछले दिनों चेन्नई में पानी कमर कमर तक सड़कों पर बह रहा था। सारी फोन लाइनें ठप पड़ी थीं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। गाड़ियों के इंजनों में पानी चला गया था, जिसके चलते कार मालिकों को अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ जाना पड़ा था। कई लोग शाम को दफ्तरों से रवाना हुए तो अगली सुबह तक घर पहुंचे थे और कई तो पानी में ऐसे फंसे कि अगली सुबह तक भी न पहुंचे। कई कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में छात्र छात्राएं फंसे पड़े थे, जिन्हें नावों द्वारा सेना ने निकाला। पूरे शहर में बिजली नहीं थी। चेन्नई तो वैसे भी समुद्र के किनारे बसा शहर है, जहाँ कई झीलें थीं। उन झीलों पर कब्जा कर सड़कें व अपार्टमेंट बना दिए गए हैं। इन 7 दिनों में चेन्नई का दृश्य देख ऐसा मालूम होता था जैसे वे झीलें आक्रोश दिखाकर तबाही मचाते हुए अपना हक वापस मांग रही हों। चेन्नई की सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। निचले तबके के लोगों के घर तो पूरी तरह डूब चुके थे। लोग फुटपाथों पर अपने परिवारों के संग सोने को मजबूर थे और सुबह के वक्त जब पेट की आग तन को जलाने लगी तो वे झपट पड़े एक छोटे रेस्टोरेंट मालिक पर खाने के लिए। क्या करते बेचारे जब बच्चे भूख से बिलख रहे हों। जेब में एक फूटी कौड़ी न हो तो इंसान जानवर बन ही जाएगा ना। हर तरफ तबाही का मंजर था। रात के करीब 11 बजे थे। जिसको जहां जगह मिली उसने वहीं शरण ले ली। ऊपर से मूसलाधार बारिश और नीचे समुद्र का साम्राज्य। ऐसे में दफ्तर से निकली रिया पैदल एक स्टोर की पार्किंग में पनाह के लिए आ खड़ी हुई। धीरे धीरे की पार्किंग में पनाह के लिए आ खड़ी हुई। धीरे धीरे पार्किंग में 2-4 और लोग भी शरण लेने आ पहुंचे। तभी 2-4 लोग शराब के नशे में धुत वहां आ गए और फिर रिया से छेड़छाड़ करने लगे। वह समझ चुकी थी कि उसे वहां खतरा है, लेकिन करती भी क्या। आगे समुद्र की तरह हाहाकार मचाता पानी और पीछे जैसे देह के भूखे भेदिए। वे उसे ठीक वैसे ही घूर रहे थे जैसे जंगली जानवर ललचाई नजरों से अपने शिकार को देखते हैं। वहां खड़ी भीड़ ये सब देख रही थी और समझ भी रही थी, लेकिन गुंडे बदमाशों से पंगा कौन ले। अतः सब समझते हुए भी अनजान बने हुए थे। वहीं भीड़ में खड़े आकाश से ये सब होते देखा न गया तो वह बोल पड़ा, अरे भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें। पहले ही पानी ने इतनी तबाही मचाई है, ऊपर से आप लोग एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हैं। बस फिर क्या था, अब आफत आकाश पर आन पड़ी थी। उन शराबियों में से एक बोला, तू कौन लगता है इसका? क्या लगती है ये तेरी? बड़ी फिक्र है तुझे इसकी। और फिर उस लड़की को छूते हुए बोला, क्या छूने से घिस गई है? अब बोल तू क्या कर लेगा? और छुएंगे इसे, बोल क्या करेगा तू? आसपास के सभी लोग सहमे से खड़े तमाशा देख रहे थे। सब देखकर भी नजरें इधर उधर घुमा रहे थे। कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। रिया घबराई सहमी सी आकाश के पीछे खड़ी हुई। आकाश ही उसका एकमात्र सहारा है, ये वह जान चुकी थी। अब तो उन शराबियों की हरकतें और बढ़ गईं। आकाश ने रिया को घबराते देख कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम डरो नहीं। रिया सिर्फ रोए जा रही थी। अब तो उन शराबियों ने आकाश के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। तभी भीड़ में से कुछ लोग आकाश का साथ देने लगे और रिया को घेर कर खड़े हो गए ताकि वे उसे परेशान न कर सकें। शराबियों को अब आकाश से मुकाबला करना भारी पड़ रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आकाश के कारण आज उनका शिकार उनके पंजे से छूट गया। वे आकाश को गालियां दे रहे थे। तभी उन शराबियों में से एक ने छुरा निकालकर आकाश के सीने में 5-6 वार कर दिए। उसे बुरी तरह जख्मी कर वहां से भाग निकले। किसी के मुंह से खौफ के मारे उफ तक न निकली। ऐसी तबाही में आकाश को अस्पताल पहुंचाते भी तो कैसे? जैसे